जय हिंद दोस्तों, राम राम सा। पिछली 2 क्लासों में मैं वर्ण विचार का जो टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ, यह मेरा तीसरा वीडियो है। पिछली क्लासों में मैंने वर्ण विचार जिसमें स्वर, विशेष रूप से स्वर के बारे में चर्चा की थी। स्वर क्या होता है, स्वर किसे कहते हैं, स्वरों का उच्चारण स्थान क्या है, स्वरों का वर्गीकरण हम किस किस आधार पर कर सकते हैं। हमारे जो वाग यंत्र हैं, वाग यंत्र का तात्पर्य होता है दोस्तों वाणी का यंत्र या वाणी का अंग। वाग का मतलब है वाणी और यंत्र का मतलब है अंग। तो जिस अंग से वाणी बोली जाती है या वाणी का उच्चारण होता है उसे हम वाग यंत्र कहते हैं। तो दोस्तों हमारे जो मुख के वाग यंत्र हैं, जैसे जिह्वा है, कंठ है या फिर दांत है, होठ हैं, ये सब क्या है, हमारे वाग यंत्र हैं। इन्हीं के द्वारा हम क्या बोलते हैं, किसी भी ध्वनि का उच्चारण करते हैं। तो दोस्तों आज मैं वर्ण विचार से संबंधित जो अपना अगला टॉपिक है वह है व्यंजन। दोस्तों व्यंजन किसे कहते हैं? जैसे हमने स्वर के बारे में पढ़ा था कि स्वर ऐसी ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जो बिना किसी सहायता से बोली जाती है, या जो ध्वनियाँ फेफड़ों से उठती हैं और मुख विवर में बिना किसी बाधा के बाहर निकल आती हैं या बाहर उच्चरित हो जाती हैं, तो उन ध्वनियों को हमने स्वर की संज्ञा दी थी। दोस्तों आज हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन वे ध्वनियाँ हैं जो स्वर की सहायता से बोली जाती हैं, स्वरों की सहायता से बोली जाती हैं, अर्थात व्यंजन का स्वतंत्र उच्चारण नहीं होता है। व्यंजन स्वर की सहायता से ही बोला जाता है। दोस्तों किसकी सहायता से बोला जाता है? स्वर की सहायता से ही बोला जाता है। जैसे प्रत्येक व्यंजन में स्वर मिला रहता है। क्या मिला रहता है दोस्तों? स्वर। जैसे मैंने यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, क में कौन सी ध्वनि मिली हुई है? अस्वर मिला हुआ है। कौन सा स्वर मिला हुआ है? अस्वर। तो दोस्तों इससे हम समझ सकते हैं आसान भाषा में कि व्यंजन स्वर की सहायता से ही बोला जाता है। इसीलिए व्यंजन के लिए यह कहा जाता है कि इनका स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं होता है। स्वतंत्र रूप से इनका उच्चारण नहीं हो पाता है, इसके लिए हमें व्यंजनों की सहायता लेनी पड़ती है। फेफड़ों से उठने वाली हवा मुख विवर में आने पर कोई न कोई अवरोध उत्पन्न होता है। फेफड़ों से उठने वाली हवा, दोस्तों इस बिंदु पर ध्यान दें। फेफड़ों से जो हवा उठ रही है वह मुख विवर में आने पर कोई न कोई अवरोध उत्पन्न होता है। उस हवा में क्या होता है? कोई न कोई बाधा उत्पन्न होती है, कहीं न कहीं वह स्पर्श करती है और फिर क्या करती है? बाहर उच्चरित होती है। जैसे मैं क ध्वनि का उच्चारण कर रहा हूँ, तो क ध्वनि कहाँ आकर टकरा रही है? कंठ में आकर टकरा रही है, या वहाँ पर बाधा उत्पन्न हो रही है जैसे ही मैं क का उच्चारण करता हूँ। तो दोस्तों जो ध्वनियाँ फेफड़ों से उठती है और मुख विवर का तात्पर्य क्या है? मुख का जो खोखला भाग है, विवर को हम गुफा भी कह सकते हैं। हमारे मुख की या मुंह की जो गुफा है उसमें कहीं न कहीं वह ध्वनियाँ क्या होती हैं? अवरोध उत्पन्न होती हैं। उन ध्वनियों में अवरोध उत्पन्न होता है और उन ध्वनियों में बाधा आती है। स्वतंत्र रूप से वह उच्चरित नहीं होती है। स्वतंत्र रूप से उच्चरित नहीं होने के कारण मुख विवर में वह कहीं न कहीं टकराती है। इसी कारण इन ध्वनियों को किसकी संज्ञा दी गई है दोस्तों? व्यंजन की संज्ञा दी गई है। व्यंजनों को हम 5 वर्गों में तथा स्पर्श, अंतस्थ एवं ऊष्म व्यंजनों में बांट सकते हैं। 5 वर्ग आपको पता है दोस्तों, पता ही होगा। क वर्ग है, च वर्ग है, त वर्ग है, त वर्ग है और प वर्ग है। तो 5 वर्गों तथा स्पर्श, अंतस्थ एवं ऊष्म व्यंजनों में बांटा जा सकता है। तो दोस्तों जो स्पर्श व्यंजन है वह 25 माने गए हैं। कितने माने गए हैं दोस्तों? 25। जो वर्ग से संबंधित जितने भी व्यंजन हैं वह सब क्या है? स्पर्शी व्यंजन है दोस्तों। क्या है? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श से तात्पर्य क्या है कि हमारे फेफड़ों से जो हवा उठ रही है वह मुख में स्पर्श किए बिना बाहर नहीं निकलती हैं। जिन ध्वनियों का उच्चारण हम फेफड़ों से करते हैं या जिन ध्वनियों के उच्चारण के लिए हमारे फेफड़ों से जो हवा उठती है वह मुख में कहीं न कहीं जरूर स्पर्श करती हैं। इसीलिए इनको क्या कहा गया है? स्पर्श व्यंजन कहा गया है। हमारे मुख के जो अलग अलग अंग हैं या जो वाग यंत्र हैं, उन वाग यंत्रों को स्पर्श करके ही यह ध्वनियाँ बाहर उच्चरित हो पाती है। इसीलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहा गया है। स्पर्श व्यंजन दोस्तों
25 हैं। जैसे क वर्ग में कौन कौन से हो गए, क ख ग और अंग। च वर्ग में च छ ज बड़ज और य। ट वर्ग में कौन कौन से हैं, ट ठ ड और अण। त वर्ग में कौन कौन से हैं, त थ द न। और प वर्ग में कौन से हैं, प फ ब और म। ये 25 जो व्यंजन हैं वह क्या है दोस्तों, स्पर्श व्यंजन माने गए हैं। तो दोस्तों परीक्षा में अगर इनमें से किसी भी वर्ण को लेकर अगर प्रश्न आता है तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ये सब कौन से वर्ण हैं, स्पर्श वर्ण हैं। कौन से हैं दोस्तों, स्पर्श। अब हम बात करते हैं अंतस्थ व्यंजनों की। दोस्तों अंतस्थ से तात्पर्य क्या होता है, अंतस्थ से तात्पर्य यह है कि जो हवा हमारे फेफड़ों से उठ रही है, कहाँ से उठ रही है दोस्तों, फेफड़ों से उठ रही है। कहाँ से उठ रही है, फेफड़ों से। वह हवा हमारे मुख के भीतर ही भीतर क्या रह जाती है, भीतर ही भीतर क्या रह जाती है, घुल कर रह जाती है, या भीतर ही भीतर वह ग्रसण करती है, भीतर ही भीतर रह जाती है। तो इसीलिए इन वर्णों को क्या कहा गया है, इन व्यंजनों को क्या कहा गया है, अंतस्थ व्यंजन कहा गया है। क्यों कहा गया, अंतः का मतलब क्या है, अंतः अर्थात हमारे भीतर, मन के, हमारे मुख के भीतर ही भीतर यह हवा क्या रहती है, घुलती रहती है या घूमती रहती है। इसी कारण इनको क्या कहा गया है, अंतस्थ व्यंजन कहा गया है। तो दोस्तों अंतस्थ व्यंजन हिंदी में 4 है, य र ल और व। ये चारों ही व्यंजन क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। जैसे आप इनका उच्चारण करके देखिए, य हवा बाहर नहीं आ रही है, अंदर ही अंदर है। र ल और व हवा भीतर ही भीतर क्या कर रही है, घूम रही है। दोस्तों आगे हम बात करते हैं ऊष्म व्यंजनों की। किसकी बात करते हैं, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होता है कि जैसे ही हम इनका उच्चारण करेंगे तो हवा ग्रसण करती हुई क्या करेगी, हमारे जो वाग यंत्र हैं, क्या है दोस्तों, हमारे जो वाग यंत्र हैं, काकल्य हैं या जो स्वर यंत्रियां हैं, तो वहाँ से यह जो हवा हमारे फेफड़ों से उठेगी वह घर्षण करती हुई क्या करेगी, बाहर निकलेगी और गर्म हवा के साथ निकलेगी, गर्मी उत्पन्न होगी। घर्षण का मतलब क्या है, गर्म होना। तो दोस्तों जैसे ही हम इनका उच्चारण करेंगे तो गर्म हवा के साथ यह ध्वनियाँ हमारे मुख विवर से बाहर उच्चरित होगी। तो इसी कारण इनको क्या कहा गया है, ऊष्म व्यंजन कहा गया है। दोस्तों क्या कहा गया है, ऊष्म व्यंजन कहा गया है। हवा क्या करती है, घर्षण करती हुई बाहर की ओर आती है, इसीलिए इनको कहा गया है ऊष्म व्यंजन। कौन कौन से हैं दोस्तों, 4 हैं, तालव्य स, मूर्धन्य स और दंतय स और ह। अलिजिह्वा, ह को क्या कहते हैं, इसका उच्चारण स्थान क्या है, अलिजिह्वा, अर्थात जीभ के जड़ में जो यंत्र है, वाग यंत्र, काकल्य, वहाँ से इसका क्या होता है, ह का उच्चारण होता है। जीभ की जड़ में जो काकल्य है वहाँ से इसका उच्चारण है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, अलिजिह्वा वर्ण कहा गया है। दोस्तों किसे कहा गया है, ह को। अब हम बात करते हैं हिंदी में संयुक्त अक्षर कितने होते हैं। दोस्तों हिंदी में संयुक्त अक्षर 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4। कौन कौन से हैं, जैसे श्र, श्र का जो निर्माण हुआ है स प्लस र प्लस अ मिलकर हुआ है। क्योंकि दोस्तों प्रत्येक व्यंजन में किसका अदृश्य रूप से, किसका अ को हम अदृश्य वर्ण भी कहते हैं, अदृश्य स्वर भी कहते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यंजन में यह अ की जो ध्वनि है अ मिला रहता है। तो दोस्तों स्र किस किस से मिलकर बना है, श प्लस र, क्ष क प्लस र से मिलकर बना है, त्र त प्लस र से मिलकर बना है और ज्ञ ज प्लस य से मिलकर बना है। दोस्तों ज्ञ का जो सही रूप से या मानक उच्चारण है वह है ज्य। क्या है दोस्तों, ज्य। लेकिन अधिकांश रूप से जो अधिकांश लोग हैं वह इसे ज्य नहीं बोलकर क्या उच्चरित करते हैं, ज्ञ उच्चरित करते हैं। तो दोस्तों आप अपनी जो भाषा शैली है उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। आज हमने व्यंजन के बारे में, व्यंजन क्या होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजनों को हम किन किन भागों में बांट सकते हैं, 5 वर्ग स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजनों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, और फिर हमने ऊष्म व्यंजन के बारे में पढ़ा। दोस्तों उच्चारण स्थान के आधार पर जो व्यंजनों का वर्गीकरण है, यह टेबल मैंने कल भी आपको
प्रस्तुत की थी आपके समक्ष। तो दोस्तों यह टेबल मैं पुनः लेकर आया हूँ। यहाँ पर हम आज व्यंजनों पर विशेष रूप से क्या करेंगे, गौर करेंगे। विशेष रूप से व्यंजनों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। कल मैंने स्वरों का जो वर्गीकरण बताया था उसमें यह टेबल मैंने आपको दिखाई थी। तो दोस्तों यह टेबल जिसमें हम व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे कि व्यंजनों का जो उच्चारण स्थान है कौन सा है। दोस्तों सबसे पहले हम कंठ की बात करते हैं। तो कंठ से किस वर्ग का उच्चारण होता है? तो कंठ से दोस्तों क वर्ग का उच्चारण होता है। किसका उच्चारण होता है? क वर्ग का। और कंठ से उच्चरित ध्वनियों को क्या कहा जाता है दोस्तों? कंठीय ध्वनियाँ कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? कंठीय ध्वनियाँ कहा जाता है। क वर्ग के जितने भी वर्ण हैं 5 वर्ण, उसके बाद अंतस्थ वर्ण कोई नहीं है जिसका कंठ से उच्चारण हो। और ऊष्म वर्णों में ह, जिसे विसर्ग भी अह, जिसे विसर्ग कहा गया है अह को, तो विसर्ग और ह का उच्चारण स्थान भी क्या है? कंठ से माना जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं तालु की। तालु से उच्चरित होने वाली ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं? दोस्तों तालु कहाँ होता है? हमारे मुख में। जैसे दांत का जो ऊपर हिस्सा है, ऊपरी हिस्सा है, दांत के जस्ट ऊपर वाला जो भाग है वह क्या है? हमारा तालु। तालु कैसा है? यह कोमल होता है दोस्तों। कैसा होता है? कोमल। आप इसका उच्चारण करके देख सकते हैं, जैसे च, छ, ज, ज और य। इन सब का उच्चारण कहाँ से हो रहा है? दांत से जस्ट ऊपर हमारी जो जीभ है, जीभ की नोक स्पर्श कर रही है और इसी कारण इनका हम उच्चारण कर पा रहे हैं। तो तालु का जो उच्चारण, तालु कहाँ है? हमारे मुख में। दांत के ऊपर का जो हिस्सा है वहाँ तालु है। और तालु से उच्चरित होने वाली ध्वनियों को दोस्तों क्या कहते हैं? तालु से उच्चरित होने वाली ध्वनियों को क्या कहते हैं? तालव्य ध्वनियाँ कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? तालव्य ध्वनियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं? तालव्य ध्वनियाँ कहते हैं। दोस्तों तालु से उच्चरित होने वाले जो अंतस्थ व्यंजन है वह कौन सा है? यह है। और ऊष्म व्यंजन कौन सा है जो तालु से उच्चरित होता है? वह है श। पहला श, जिसे हम तालव्य श भी कहते हैं। दोस्तों इसको हम याद कैसे रख सकते हैं? जैसे यह टेबल बनी हुई है जिसमें सबसे पहले वर्ग के आधार पर इनको हम अलग अलग भागों में डिवाइड कर सकते हैं। दोस्तों वर्ग के आधार पर पहला वर्ग किसका है? क वर्ग है, दूसरा च वर्ग है, तीसरा ट वर्ग है और चौथा त वर्ग है। तो पहले वर्ग को छोड़ देना है। पहले वर्ग में सिर्फ क्या आएगा? ऊष्म व्यंजन आएगा। फिर हमें दूसरे वर्ग से शुरू करना है। दूसरे वर्ग में अंतस्थ और ऊष्म दोनों को ले लेना है। अंतस्थ में कौन सा है? य। और ऊष्म में कौन सा है? श। सबसे पहला श जिसे तालव्य श कहा जाता है। दोस्तों अब हम मुर्दा की बात करते हैं। मुर्दा कहाँ होती है हमारे मुख में? मुर्दा जो अंग है वह कहाँ पर होता है? तालु के जस्ट ऊपर वाला जो कठोर हिस्सा है हमारे मुख में वह क्या होता है? मुर्दा है। दोस्तों वह क्या है? मुर्दा है। मुर्दा का मतलब क्या है? हमारे मुख का सबसे कठोर भाग कौन सा है दोस्तों? मुर्दा। मुर्दा से उत्पन्न या उच्चरित ध्वनियों को हम क्या कहते हैं दोस्तों? मुर्दा से उच्चरित ध्वनियों को हम क्या कहते हैं? मूर्धन्य ध्वनियाँ कहते हैं दोस्तों। मूर्धन्य ध्वनियाँ कहते हैं। मूर्धन्य ध्वनियाँ कहते हैं। तो मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं? एक तो हमारा जो स्वर है री है। और फिर व्यंजनों में कौन कौन सी ध्वनियाँ हैं? ट वर्गीय जितने भी वर्ण हैं वह सब कहाँ से उच्चरित होते हैं? मुर्दा से। और इसी कारण इनको क्या कहा जाता है? मूर्धन्य ध्वनियाँ कही जाती है। दोस्तों अंतस्थ व्यंजनों में कौन सा वर्ण है? र वर्ण है। और उसके बाद ऊष्म व्यंजनों में कौन सा है? श, जिसे क्या कहा जाता है? मूर्धन्य श कहा जाता है। दोस्तों आगे हम बात करते हैं दंत। दंत का मतलब आपको पता ही है, दांतों से जो ध्वनियाँ उच्चरित होती हैं उन्हें दंतय ध्वनियाँ, दंतीय ध्वनियाँ कही जाती है। तो दोस्तों जो दांतों से उच्चरित होने वाला व्यंजनों का वर्ग है वह कौन सा है दोस्तों? त वर्ग। कौन सा है? त वर्ग। त वर्ग में जितने भी वर्ण आते हैं वह सब दांतों से उच्चरित होते हैं दोस्तों। कहाँ से उच्चरित होते हैं? दांतों से। इसी कारण इनको क्या कहा जाता है? दंतीय ध्वनियाँ कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? दंतीय ध्वनियाँ कहा जाता है। तो दंतीय दांत से उच्चरित होने वाला अंतस्थ व्यंजन है ल। और ऊष्म व्यंजन कौन सा है? श। इसे क्या कहा जाता है? दंतीय श कहा जाता है। दोस्तों आगे हम ओष्ठ की बात करते हैं। ओष्ठ का अर्थ क्या है? होठ। ओष्ठ का अर्थ क्या है दोस्तों? होठ। तो होठों से उच्चरित जो वर्ण है वह कौन कौन से हैं? स्वरों में तो आपको पता ही है उ ऊ। और व्यंजनों में कौन कौन सा है? प वर्ग।
प वर्ग के जितने भी 5 वर्ण हैं उन सब का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। इसी कारण इनको क्या कहा जाता है? ओष्ठीय व्यंजन कहा जाता है। प, फ, ब, ब और म, इन पांचों का उच्चारण स्थान क्या है? होठ है। आगे हम बात करते हैं नासिका। नासिका का तात्पर्य क्या है? जिन ध्वनियों का उच्चारण क्या है? नाक से भी संभव है। किससे संभव है? नाक। तो दोस्तों नासिकीय ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं? जैसे प्रत्येक वर्ग का जो पंचम अक्षर है, प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर, उसके बाद जो अनुस्वार है उसका भी उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? नाक है, नासिका है। आगे हम बात करते हैं, ये तो हमने स्वरों का कल देख ही लिया था, तो इसके बारे में मैं और नहीं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। तो आपका टाइम लिए बिना मैं क्या कर रहा हूँ, आगे इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं हम। अब हम आगे देखेंगे उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है। दोस्तों प्रश्न क्या है? उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों को 8 भागों में बांटा गया है। जो सबसे पहला भाग है, मैं सबसे पहला भाग ही आपको बता रहा हूँ आज। अगली क्लास में हम आगे के जो भी उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों को जो 8 भागों में बांटा गया है, तो आगे के भागों का हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। तो मैं स्पर्शी व्यंजन के बारे में आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। स्पर्शी व्यंजन कौन से होते हैं? दोस्तों जिन व्यंजनों के उच्चारण में फेफड़ों से छोड़ी जाने वाली हवा वाग यंत्र के किसी अवयव का स्पर्श करती है। अवयव का अर्थ क्या है दोस्तों? अवयव का अर्थ है अंग। दोस्तों अवयव का क्या अर्थ है? अंग। वाग यंत्र का मतलब क्या है? वाग यंत्र का अर्थ है दोस्तों, वाग यंत्र शब्द जिसमें कौन सी संधि है? वाक प्लस यंत्र, व्यंजन संधि है दोस्तों, व्यंजन संधि। वाक का अर्थ तो है वाणी। क्या है दोस्तों? वाणी। और यंत्र जिसे हम अवयव कह सकते हैं, अंग कह सकते हैं। तो वाग यंत्र का तात्पर्य क्या हो गया? जो वाणी कहाँ से उच्चरित होती है? जो वाणी अंगों से उच्चरित होती है, या जिस अंग से हमारी ध्वनियाँ क्या होती है? उच्चरित होती है। मुख के जिस अंग से वाणी का उच्चारण होता है, मुख के जिस अंग से वाणी का उच्चारण होता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? वाग यंत्र कहते हैं। तो वाग यंत्र के किसी अवयव का स्पर्श करती है। क्या स्पर्श करती है दोस्तों? फेफड़ों से जो हम हवा छोड़ रहे हैं। क्या छोड़ रहे हैं? हवा। हवा कहाँ से उठती है जब हम ध्वनि का उच्चारण करते हैं? तो फेफड़ों से उठती है। तो वह वाग यंत्र के अर्थात जिस अंग से वाणी बोली जाती है, तो वाग यंत्र के किसी अवयव का, किसी भाग का, या किसी भाग को या किसी हिस्से को क्या करती है? स्पर्श करती है। तभी वह क्या होती है? बाहर निकलती है। तो उन्हें हम कौन से व्यंजन कहते हैं दोस्तों? स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। तो स्पर्शी व्यंजन दोस्तों कौन कौन से हैं? जैसे हम बात करते हैं क, ख, ग और ग, ये चारों क्या है? स्पर्शी व्यंजन है। उसके बाद ट वर्ग में ट, ठ, ड और ढ। उसके बाद त वर्ग में कौन कौन से हैं? त, थ, द और द। और प वर्ग में कौन कौन से हैं? प, फ, ब और ब। ये सब जो ध्वनियाँ हैं दोस्तों वह क्या है? स्पर्शी ध्वनियाँ है। तो स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से हैं दोस्तों? आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आज की जो अपनी यह क्लास है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। व्यंजनों के बारे में हमने अपना जो व्यंजन का जो टॉपिक था वह लगभग आपका क्लियर हो गया होगा दोस्तों, मुझे इसी आशा है। तो व्यंजनों का जो अलग अलग रूप से वर्गीकरण हो सकता है, स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ हैं, या फिर ऊष्म व्यंजन है, या संयुक्त अक्षर कौन कौन से हैं, या फिर उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण हम किस प्रकार पढ़ सकते हैं। और उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों को 8 भागों में बांटा गया है, जिसका पहला भाग आज हमने पढ़ लिया है। तो अगले भागों को मैं अगली क्लास में आपके समक्ष प्रस्तुत करने का भरसक प्रयत्न करूंगा। दोस्तों आज अपनी क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।